बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी साहब। इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं हमारे इदारे ABN न्यूज़ के लिए, मेरे कोलीग हैं। इब्राहिम पाकिस्तानी 12वें आम इंतखाबात में जा रहे हैं। तकरीबन अब से कुछ 10-12 घंटे बाद पहला वोट कास्ट हो चुका होगा। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन का लास्ट टाइम जो सबसे बड़ा एतराज़ उस पर आया था वो उसका RTS बैठने का था, जो रिजल्ट्स कंपाइल कर रहे थे। इस दफ़ा EMS है। आप खुद गए मॉनिटरिंग रूम का, आपने मुआयना किया, आपको ब्रीफिंग उन्होंने दी, कितना सॉलिड है EMS, कितने रिजल्ट्स पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था इस दफ़ा नहीं होगा। आज ही इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट भी बैठ गई थी। एक अच्छी खबर यह है कि इंटरनेट तो होगा, वो मुनक़ता नहीं होगा। EMS कितना ट्रस्टवर्दी है और इंतजामात से आप मुतमईन हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कामर साहब। देखें, जो EMS है, सबसे पहले मैं आपको एक जो बुनियादी चीज़ जो है वो मैं बता दूं। जो EMS है, इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, इसको बनाया है जनाब एक इनका मैनेजमेंट यूनिट है, जो जो कि एक NIC है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ पे जो है कंपाउंड जो है इलेक्शन कमीशन को जहाँ से मिला मिला है, वहाँ पे जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट यूनिट जो है वो इन्होंने बनाया है। वहाँ से ये इनके जो इलेक्शन के जितने भी सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन या IT की जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो उस यूनिट के अंदर वहाँ से होते हैं। अब ये जो MU है या मैनेजमेंट यूनिट सिस्टम है, इसके जो DG हैं कर्नल साहब, उनसे आज हमारी उन्होंने अपने अपने यूनिट का वहाँ पे हमारा हमें ब्रीफिंग दी। वहाँ भी उन्होंने हमें सब कुछ चीज़ें जो बताई थी। अब वहाँ पे ये है कि वो सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी खराबी होगी वहाँ से वो मॉनिटर किया जाएगा। वहाँ पे हमने देखा कि जो ROs और DRO की लाइव लोकेशन हमें शेयर करके दिखाई गई कि ये ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है। अब उसके अंदर ये चक्कर है कि जिस वक्त अब जो वो सर्वर जो कनेक्टेड है, जिसके ज़रिए इंटरनेट नहीं है, वो इंटरनेट के अलावा जो नेटवर्किंग का जो मामला हैं वो दिए गए हैं PTCL की जानिब से, और वो सारा चीज़ को हैंडल कर रहा है नादरा। उसका कंट्रोल सर्वर का जो होगा वो नादरा के पास होगा। वहाँ पे अब हम आ जाते हैं EMS काम कैसे करेगा। EMS काम ऐसे करेगा क्योंकि इस मॉनिटरिंग जो DMO है उनके पास भी ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मोबाइल ऐप के एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो फॉर्म 45 की तस्वीर बनाएगा और वो खुद वेरीफाई वहाँ पे हो जाएगी। उस लोकेशन जो है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली उसके अंदर लोकेशन पे वो बताएगा सॉफ्टवेयर। अब उसके बाद अगर वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, क्योंकि DSL के जरिए इन्होंने ये चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती हैं, अगर वहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा तो उस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस वक्त RO या DRO के ऑफिस में आएगा, तो वो अपना जो फॉर्म 45 लेकर, तो वो जिस वक्त भी वो उसका सर्वर कनेक्ट होगा, जिस अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पे सर्वर कनेक्ट नहीं होता, सर्विस नहीं आ जाती, वो ऑटोमेटिकली रास्ते में ही वो चीज़ ऑटोमेटिकली वो RO ऑफिस में सेंड हो जाएगी। और एक तरीके से ये होगा कि RO ऑफिस में वो उसका लिखा जो तस्वीर होगी वो आएगी, और साथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बजाते खुद हार्ड कॉपी भी वो फॉर्म 45 वहाँ पे लेके जाना होगा। अब ये चीज़ें वो फॉर्म की जो टेस्ट मुकम्मल ठीक हुआ है। बिल्कुल। जो एक खत आया था इलेक्शन कमीशन जिस पर कल वावेला हुआ कि जाली है, सही है, वो एतराज क्या था? दूसरा, ROs को जो इन्होंने एप्लीकेशन दिए उनमें तो कई एतराजात ये आए थे कि इसमें लॉगिन नहीं हो रहा। अगर लॉगिन नहीं हो रहा तो डाटा शेयर कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो आप खत की बात कर रहे हैं, और NA97 का जो वो मामला था। अब कल जिस वक्त हमने कर्नल साहब से पूछा, जो DG उनके ये सिस्टम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो DG हैं, अब जिस वक्त हमसे हमने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि उसने जो जो RO था या मुतलका जो ऑफिसर था उसने गलतियां की हैं। उसने क्या गलती? उसने कहा कि उसने मुतलका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने और DRO को बताया नहीं है, तो उसने डायरेक्ट हमें खत लिख दिया। ये जो प्रोटोकॉल जो था बुनियादी तौर पर उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। यहाँ से उन्होंने अपने जो मामला थे सारे उनको चेंज कर दिया, और जो 5 इन्होंने जो है वो मशक़ें की हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, बज़ाहिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि हम कामयाब हुए हैं, हमें कोई इसमें नाकामी नहीं हुई, हमने हर लिहाज से जो है वो इसको टेस्ट किया है। अब क्योंकि ऑफिशियली अब ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन अनऑफिशियली ये चीज़ें एज ए बीट रिपोर्टर या एज ए रिपोर्टर भी आप अगर कहें तो ये मौसूल होती रही हैं पूरे मुल्क से। ROs और DROs मुतलका जो है वो जो उनके प्लेटफॉर्म थे वहाँ पे वो आवाज़ बुलंद करते रहे कि ख़ास तौर पर जो है ये सिस्टम है ये चल नहीं रहा। जो उसके बाद जो 97 NN197 का जो मामला था, जो खत आया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस वक्त
उनको देख उनको समझ आ गई कि ज़रा वो चीज़ जो थी वो उस वक्त पब्लिक हो चुकी थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको छुपाया जा सके। उससे बचने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को नोटिस जारी किए। उस नोटिस के जवाब में जिस वक्त वो ख़त दिखाया गया तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सॉफ्ट सा जवाब दिया और पतली गली से इलेक्शन कमीशन ने खुद को निकाला है। सही। दूसरा, इंतजामात जो है, अभी कुछ देर पहले इजलास ख़त्म हुआ है, मुल्क के हालात जो बलूचिस्तान में नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं, अभी कराची में थोड़ी देर पहले बम ब्लास्ट का हुआ, हाफिज़ अब्दुल्ला पर एक हुआ, क्या प्लानिंग लेके चलेंगे कि सिक्योरिटी के खुदा न खास्ता वाक़यात मज़ीद बढ़ते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? क्या कोई प्लान उन्होंने बनाया हुआ है? उनके पास प्लान क्या है? देखें, इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पर 3-4 फोर्सेज जो है वो किए हैं, सब कुल मिला के 7.5 लाख के करीब ये फोर्सेज हैं। अब पुलिस तो एक हर वक्त जो है वो पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहेगी। अब जो हसास पोलिंग स्टेशन है, हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे फ़ौज के जवान जो है वो खड़े होंगे 2 या 3, जिस पे ज़्यादा होगी उसमें तादाद फ़ौज के जवानों की बढ़ेगी। अब फिर क्विक रिस्पांस जो टीम है या यूनिट होगा वो भी इन एक्शन होगा, जो हसास इलाके होंगे उसको वो मैनेज करेगा। अब ये वाली सारे मामला जो इलेक्शन कमीशन के इस हवाले से जो आईजी थे, चीफ सेक्रेटरीज थे, खास तौर के ऊपर जो KPK और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उन्होंने जिस वक्त ब्रीफिंग दी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उन्होंने जो है वो बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया था कि आपकी प्लानिंग बड़ी अच्छी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है एलामिया जारी किया गया कि हम बिल्कुल मुतमईन हैं, कोई किसी तरीके की जो है वो नागहानी आफत जा सकती है या कुछ तरह के वाक़ हो अगर तो हम उसको निपट सकते हैं उससे। ये चीज़ तो वहाँ 2 सूबों के हवाले से आ गई। अब आज कराची में हुआ है, तो इस सेंस में जो इस्लामाबाद के अंदर भी एहसास पोलिंग स्टेशन कम है दूसरे उनके KPK और बलूचिस्तान की निस्बत। तो अगर हम देखें तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने जो कानून नाफज करने वाले इदारे या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया। उनके जो सेक्टर कमांडर कह लें, जो उनके अहदेदार थे वो भी आए हुए थे, उन्होंने भी ब्रीफिंग की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से एक प्लानिंग जो बनाई हुई है कि वो जो क्विक रिस्पांस टीम होगी वो अगर कोई इस तरह का मामला हो जाता है वो उसको हैंडल करेगी। सही। कितने कैंडिडेट्स हर पार्टी ने उतारे हैं? सबसे ज़्यादा किस पार्टी के कैंडिडेट्स हैं जो इस वक्त अवाम के पास वोट मांगने गए हैं? PTI, PMLN, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। देखें, जो 266 जिस पे इलेक्शन कंटेस्ट होगा नेशनल असम्बली के, उसमें 246 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं। 246 सीटों पर, 246 सीटों पे। अब कुछ पे पेंडिंग किया सीट एडजस्टमेंट भी है। अब देखें अगर तो हम PMLN की तो वो 212 सीटों पे आए हैं। 212 सीटों पे और कह रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी लेंगे। बिल्कुल, कैंडिडेट भी पूरे नहीं होने के बाद 212 कैंडिडेट। तो ये अगर हम दूसरी जमात इस्लामी की बात करें, उन्होंने 241 कैंडिडेट हैं। वो उनका एक लिहाज से देखा जाए तो बड़ा सुथरा सिस्टम है, साफ तरीके से वो आए। 241 पे वो है, 246 पे PTI है, 212 पे नून लीग। अब मजबूरी तरीके से तौर पे अगर हम बात करें तो 726 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे जो 17,500 कैंडिडेट जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं उनमें से 726 तो PTI की हमायत याफ्ता होंगे। यानी कि हम तो PTI के कहेंगे ना, वो तो बिल्कुल वो PTI के 700 जो है वो 26 होंगे। और अगर हम देखें दूसरी जानिब जो नून लीग के, तो वो टोटल 695 या इसके 80 इससे लगभग जो है वो बनते हैं। अब इलेक्शन के जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह लोग बातें कर रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि नून लीग को जो है वो हुकूमत बनाएगी। लेकिन जो अगर हम उनके कैसे बनाएगी, उनके कैंडिडेट्स ही कम है ना, वही मैं बात करूं। अगर कैंडिडेट से आपकी नहीं होगी, आप जो खालिस हुकूमत तो नून लीग मेरे नहीं ख्याल कि वो बना सकेगी, पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी अगर हम बात करें पोलिंग स्टेशन की, 90 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 44,000 जो नॉर्मल है, नॉर्मल पोलिंग स्टेशन थे। फिर जो 29,000 के करीब जो है वो एहसास से, और 16,000 जो है एहसास तरीन पोलिंग स्टेशन जो है वो इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में आएंगे। और एक आपको एडिशनल जो है वो हमारे जो नाजरीन के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि जो राजा बशारत साहब हैं PTI के, जो पिंडी से बिल्कुल उनको जो है वो अगवा किया गया था। उसमें जो है वो AIG को आज तलब किया था, इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी तलब किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब ने बताया, उन्होंने कहा है कि अगर आप उनको पेश नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि इस हल्के के इंतखाबात जो है वो हम जो है मुलतवी कर दें। ऐसे ही उन्होंने दानियाल अजीज को भी कहा है। बिल्कुल, दानियाल अजीज को भी उन्होंने ये बात बोली। और दूसरी चीज़ ये है कि अब AIG साहब जो है अदालत में मौजूद है, उस केस की जो है समाअत वो चल रही है। अब वहाँ से क्या लाए अमल आता है वो देखते हैं। और
जो पुलिस का काम है उन्होंने मान लिया है कि ये जो राजा नासिर साहब हमारी कस्टडी में है। चले वो उनकी किस्मत है कि उनका पता चल गया कि इनके पास है। आपकी किसी सोर्स से बात हुई, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना डाटा भी कलेक्शन होती है इलेक्शन कमीशन की, टर्न आउट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए टर्न आउट पहले की निस्बत 48 या 49% था, तो अगर इलेक्शन कमीशन जो जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमने आगाही की है, मुझे तो नज़र नहीं है। सिंपल सी बात है ना, मैंने कहीं टीवी चैनल पे देखी है कि कोई आगाही वोट की हदायत की कोई वीडियो। पहले तो आता था वोट ऐसे अदा करना है, पर्ची ऐसे बांधनी, इस दफा नहीं है, इस तरफ नहीं आया। तो वो ये कह रहे हैं कि 2018 के कुछ 3-4% ज्यादा शायद जो है वो, यानी 50 से अबव भी कह रहे हैं। तो फिर अगर 50 से अबव हुआ तो फिर जो नून लीग के जय्यद सहाफी क्लेम्स कर रहे थे, अगर 50% से ऊपर चला जाता है टर्न आउट, तो फिर तो पीटीआई आएगा। देखें अब नून लीग का तो चांस ही नहीं। फिर ये बात भी है, क्योंकि जितने ज्यादा वोट पड़ेंगे, जो शख्स किसी दूसरे शख्स को इम्पोर्ट कर रहा है कि आपने जो है वो वोट देना है, इससे एक ही तासर पैदा होता है कि वो किस जमात को फॉलो करता है, क्योंकि दूसरी जो जमातें हैं वो किसी को क्या ही नहीं रही। वो तो कहते हैं अल्लाह न करे बंदे ही ना किधर निकले, बंदे किधर सोच है ना उस दिन। वो आपको वो जमात पीटीआई के जो लोग हैं वो खास तौर पर आपको कहते हैं आप वोट हमें दें ना दें, आप वोट दें सिर्फ। लेकिन दूसरी जमातें हैं वो तो इस चीज़ का क्लेम भी नहीं कर सकती कि उन्होंने किसी वोटर को जाके कहा हो कि आप वोट दें। और दूसरी चीज़ ये जो हमारी DGIT है जो इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने भी हमें ब्रीफिंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा है कि ये एक तो हमारा जो EMS सिस्टम है ये इंटरनेट के बगैर चलेगा, और हमारे पास 2-3 बैकअप हैं। इसके हवाले से उन्होंने वो अपना डाटा रूम का भी हमें जो है वो विजिट करवाया था कल, उसमें उन्होंने बताया तो मशीनरी सारी लगी हुई थी। तो उसमें ये होगा कि अगर एक सिस्टम हमारा नहीं चलता तो दूसरे सिस्टम को हम जो है वो ऑपरेट करने के वहाँ से, और तीसरा जो आखिरी है वो जो मैनुअल जिस तरह पहले सिस्टम होता है वो आखिरी उनका वो है। और जो कंट्रोल रूम है उसके अंदर बड़ी LED जो लगी हुई है, तकरीबन 12 स्क्रीनें वहाँ पे लगी हुई हैं, 12-15 लोग जो है वो वहाँ पे बैठेंगे, और 3 जो शिफ्ट लगेंगी वो 8-8 घंटे की वो काम करेंगे। और जो भी पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये किया गया है कि व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए भी आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो शिकायत जिस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास मौसूल होगी, वहाँ पे उनके डायरेक्टर हैं MCO विंग के, और जो खासतौर पर कंट्रोल रूम के जो डायरेक्टर हैं अरुण शनवारी साहब, वो वहाँ पे आपको मिलेंगे। वही जो है कंप्लेनेंट से बात करेंगे और जो मुतलका DRO या RO से उनकी शिकायत वहाँ तक पहुँचाएंगे। सही। इस पूरे इलाके में जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन खुद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा टर्न आउट जो है वो 50% से ऊपर होगा, और अगर 50% से ऊपर हुआ तो फिर वही होगा जो इमरान खान की ख्वाहिश थी, यानी कि इस मुल्क में इंशाअल्लाह PTI की हुकूमत के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।